क्लास 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर का आज मेरा 6th लेक्चर है और आज के इस लेक्चर में हम लोगों को सीखना है ये कुछ इलेक्ट्रिक डाइपोल के बचे हुए टॉपिक्स, क्योंकि इलेक्ट्रिक डाइपोल एक बहुत बड़ा यूनिट है। उस बहुत बड़े से यूनिट का आधा पार्ट हमने लेक्चर नंबर 5 में देखा हुआ है, जो बचा हुआ पार्ट है उसको हम लेक्चर नंबर 6 में देख रहे हैं। इस लेक्चर के अंदर हमें क्या क्या सीखना है पहले हम वो देख लेते हैं। हमें जो आज पहला टॉपिक सीखना है दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ड्यू टू शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल। एक इलेक्ट्रिक फील्ड, अब देखिए हम लोगों ने एक्सियल एक्सिस पर या एक्सियल लाइन पर क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल देख लिया है। हमने ये भी देखा हुआ है कि इक्वेटोरियल एक्सिस पर क्या होता है ड्यू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये भी हमने देख लिया है। अब हम जनरल टर्म निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि जनरल टर्म क्या होगा इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर किसी भी पॉइंट में एक्सियल एक्सिस और इक्वेटोरियल एक्सिस के अलावा कहीं भी अगर रखा हुआ है तो उसकी वजह से क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आने वाला है, वो हम आज के क्लास में फॉर्मूला उसका आज हम देखेंगे। आज का जो हमारा दूसरा टॉपिक है दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इन एन एक्सिस ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग। एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग है, उस रिंग का जो सेंट्रल एक्सिस है उस एक्सिस पर अगर कहीं कोई चार्ज रखा हुआ है तो इस रिंग की वजह से उस पर्टिकुलर चार्ज के ऊपर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होने वाली है, ये आज का सेकंड टॉपिक हम लोग देखने जा रहे हैं। और जो थर्ड टॉपिक है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे हमें दो फॉर्मूला डिराइव करना है, एक टॉर्क का और दूसरा वर्क डन का, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी डाइपोल को हम यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड में डाल दें, अब डाइपोल है उसको एक यूनिफॉर्म फील्ड में अगर हम डाल देते हैं तो वो पर्टिकुलर फील्ड उस इलेक्ट्रिक डाइपोल के ऊपर कुछ ना कुछ तो टॉर्क लगाएगा और कुछ ना कुछ काम करेगा। इन सारे कॉन्सेप्ट को आज हम लोग सीखने जा रहे हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में। अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, इसे शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन जरूर दबाएं सो दैट कि मैं कोई भी नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अब ये आज का हमारा पहला टॉपिक है दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ड्यू टू शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल। और ये जो फॉर्मूला आप देख पा रहे हैं जो कि आपके बोर्ड पर लिखा हुआ है, इस फॉर्मूले को आपको ध्यान रखना है, इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है, इस फॉर्मूले को डब्बे में बंद करके अपने पास कैद कर लीजिए, बिकॉज ये फॉर्मूला आपके बहुत काम आने जा रहा है। इस फॉर्मूले को मैं एक बार पढ़ देता हूं, ये फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है। फॉर्मूला लिखा हुआ है द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट विल बी गिवन इन टर्म्स ऑफ P। P मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। आपको पता है P क्या होता है, स्मॉल p इज इक्वल टू 2q into L, या मैं बोलूं q into 2L। q is the charge and 2L is the distance। तो ये फॉर्मूला आपको क्या होना चाहिए, ध्यान होना चाहिए, which is √3 cos square theta plus 1 by 4 pi epsilon naught r3। अब हम लोग क्या करते हैं, इस फॉर्मूले से एक छोटा सा डायग्राम पहले समझते हैं और उसके बाद कोशिश करेंगे इसको जनरलाइज करने का, या इसको हम जो दो केसेस हमने ऑलरेडी डिराइव किया हुआ है उसके ऊपर इसको वैलिडेट कराते हैं। वैलिडेट कराना मतलब इस फॉर्मूले को चेक करते हैं वेदर ये फॉर्मूला उन दोनों केसेस के लिए फिट है कि नहीं। अगर उन दोनों केसेस के लिए फिट होगा तो ये किसी भी केस के लिए फिट हो जाएगा। तो पहले एक डायग्राम देखते हैं और इसमें चीजों को समझते हैं कि कहाँ क्या लिखा हुआ। अब देखिए इसके अंदर क्या है, ये आपका डाइपोल, दिस इज योर डाइपोल। अब डाइपोल का आपको तो पता ही है कि दो चार्जेस होते हैं, एक के ऊपर प्लस चार्ज एक के ऊपर माइनस चार्ज। इधर माइनस क्यू, दिस इज प्लस क्यू। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और इस पर्टिकुलर सेंटर ऑफ डाइपोल से हमने क्या किया है, एक पर्टिकुलर एंगल थीटा के ऊपर एक पॉइंट है जिसको मैं C मान रहा हूं, इस पॉइंट पर एक टेस्ट चार्ज हमने ले लिया है। और ध्यान है ना आपको, टेस्ट चार्ज को हम Q इस तरह से दिखाते थे। अब इस पर्टिकुलर पॉइंट, दिस इज नाइदर ऑन दी एक्सियल लाइन नॉर ऑन दी इक्वेटोरियल लाइन। आपको पता है ना ये एक्सियल लाइन के ऊपर रखा हुआ है ना इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर रखा हुआ है, दोनों में से किसी लाइन के ऊपर नहीं है। और अगर इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर जो टेस्ट चार्ज है उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर मुझे निकालनी है तो फॉर्मूला हमें यूज करना है, वो क्या है, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू
डाइपोल मोमेंट √3 cos square theta plus 1 whole divided by 4 pi epsilon naught r cube, where what is r? R is the distance from the center of dipole to the distance to the charge present at the any point in the particular dipole. अब इसका ना दो केस बनता है, तो सबसे पहले हम लोग केस 1 देखते हैं. व्हाट इज केस 1? इफ ये जो पॉइंट C है, इफ पॉइंट C lies on axial line, अगर ये एक्सियल लाइन पर होगा, एक्सियल लाइन पर होना मतलब ये इसी लाइन पर कहीं लाई कर जाए, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी? थीटा विल बी इक्वल टू 0 डिग्री. तो अब हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू P √3 cos square 0 डिग्री प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय 4 pi epsilon naught r cube. इसको आप जरा सा सॉल्व करिए. cos ऑफ 0 डिग्री क्या होता है? cos ऑफ 0 डिग्री होता है 1. तो cos 0 1 हो गया, 1 का होल स्क्वायर क्या होगा? तो इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं. p = √3 × 1 + 1 होल डिवाइडेड बाय 4 pi epsilon naught. अब देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ E क्या निकल के आ गया? p ये है √4 डिवाइडेड बाय 4 pi epsilon naught r cube. यहाँ पर एक r cube छूट गया. इसको सॉल्व करूं मैं क्या लिखूंगा? 2p by 4 pi epsilon naught r cube. क्या ये फॉर्मूला आपका देखा हुआ है पहले से? ये फॉर्मूला आपने पहले से देख रखा है या नहीं? ये फॉर्मूला ऑलरेडी हमने डेरिवेशन किया हुआ है. इफ दिस पॉइंट इज ऑन द एक्सियल एक्सिस, जो हमारा केस 1 था, उस केस में हमने यही डेरिवेशन किया था. एक्सियल एक्सिस का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सियल लाइन, ये हमारा वैल्यू आता है. अब इसका केस 2 है. केस 2 में यहीं पर सॉल्व कर देता हूं. केस 2 क्या है? केस 2 है if point C lies on equatorial line. इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर वो लाई करे. अगर ऐसा होगा तो थीटा कितना हो जाएगा? 90 डिग्री. अगर थीटा 90 डिग्री तो cos ऑफ थीटा क्या होगा? cos थीटा विल बी cos ऑफ थीटा, या मैं बोलूं cos ऑफ 90 डिग्री क्या होगा? cos 90 विल बी इक्वल टू 0. तो cos स्क्वायर की भी वैल्यू क्या होगी? cos स्क्वायर 90 डिग्री भी क्या होगा? 0 ही होगा. तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या लिखोगे? P √3 cos स्क्वायर 0 डिग्री प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय 4 pi epsilon naught r cube. इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये वाला टर्म क्या हो गया? 0 हो गया. तो ये आ जाएगा P √1 by 4 pi epsilon naught r cube. और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? P 4 pi epsilon naught r cube. और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या बन के आ गया? P by 4 pi epsilon naught r cube. ये वाला जो फॉर्मूला है ये भी आप लोगों ने क्या किया हुआ है? देखा हुआ है. ध्यान आ रहा है? तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन. और ये दोनों फॉर्मूला हमें ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि अगर इन दोनों पॉइंट्स के लिए ये फॉर्मूला सही है तो ये जनरल फॉर्मूला है जो किसी भी पॉइंट पर आप निकाल सकते हैं. अगर मुझे सेंटर ऑफ एक्सिस से जो थीटा है कहीं भी हो, थीटा इस तरफ हो, इस तरफ हो, इस तरफ हो, किसी भी जगह पर अगर थीटा की वैल्यू मुझे पता है तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिकॉज ऑफ डाइपोल एट एनी पॉइंट आसानी से निकाल सकता हूँ. होप कि जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाने की कोशिश की है वो आपको समझ में आ गया है. अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जाइए और डाउट में मुझे पूछिए, मैं 100% उसका रिप्लाई दूंगा. और अगर मेरे वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर. आज का जो हमारा दूसरा टॉपिक है दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग. अब एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग की वजह से उसके सेंटर से किसी एक पॉइंट पर अगर कोई चार्ज रखा हुआ है तो उस पूरे रिंग की वजह से उस पर्टिकुलर चार्ज के ऊपर या उस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा ये हमें अभी समझना है. इसको समझने से पहले मैं आपको एक कोशिश करता हूं समझाने का कि क्या वो केस है जो हमें समझना है. अब देखिए ये वो रिंग है जिसकी मैं बात कर रहा हूं और बोर्ड पर ये रिंग ना ऐसे रखा हुआ है. समझ में आ रहा है? ये ऐसे रखा हुआ है.
बिकॉज ये जो बोर्ड है ये 2 डायमेंशनल है। 2 डायमेंशनल चीज और 3 डायमेंशनल चीजों को 2 डायमेंशनल में समझाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, तो मैं अपने कड़े की मदद से कोशिश कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाए। अब देखिए ये वो रिंग है, इस रिंग का ये सेंटर है। इस सेंटर से अगर किसी पॉइंट P के ऊपर या किसी एक पॉइंट Q के ऊपर मुझे अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है तो मुझे क्या करना होगा, इसको समझने के लिए पहले मैं जो बोर्ड पर समझा रहा हूं उसको समझ लीजिए, देन आई कम बैक टू दिस रिंग एंड ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड कि क्या हो रहा है, हाउ डेरिवेशन किया जाएगा इसका। अब देखिए ये जो पर्टिकुलर रिंग है इसकी अगर हम बात करें तो आप देखिए इस पॉइंट पर मुझे देखना है जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो सबसे पहले ना इस पॉइंट को मुझे इसके साथ जोड़ देना चाहिए, क्योंकि जब कभी भी इस पॉइंट पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को डिराइव करूंगा उस टाइम पे मुझे इसके इस चार्ज का और इस पॉइंट के बीच की दूरी की जरूरत पड़ेगी। तो आप जानते हैं देखिए ये 90 डिग्री बन रहा है, तो पाइथागोरस थ्योरम अगर हम लगाएंगे तो आप वहां क्या लिख सकते हैं, r² प्लस a² का अंडर रूट। तो ये डिस्टेंस है इस पॉइंट से। अब ये पॉइंट जो है ना मैंने एलिमेंटल फॉर्म में लिया है। आपके मन में डाउट आएगा एलिमेंटल फॉर्म में क्यों लिया, देखिए क्योंकि ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पॉजिटिव चार्ज है, तो वो ये एक चार्ज तो है, डेल चार्ज पूरे रिंग के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। अब हर छोटे छोटे एलिमेंट की वजह से जब हम उस पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे उसका जो वेक्टोरियल सम होगा वही मेरा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फॉलो करता है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फॉलो करने की वजह से हर एक छोटे छोटे एलिमेंट की वजह से जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका जो इम्पैक्ट, उसका जो नेट इम्पैक्ट है वो हम इंटीग्रेशन से निकाल सकते हैं। तो इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे और इंटीग्रेट करने से हमारा जो रिजल्ट बोर्ड पर लिखा हुआ है वो आ जाएगा। अभी हम सिर्फ समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये रिजल्ट तक हम पहुंच कैसे सकते हैं। अब देखिए ये अगर आपको समझ में आ गया हो तो ये वो एंगल थीटा है। अब इस एंगल थीटा पर अगर ये लग रहा है तो अब इस एलिमेंटल जो चार्ज है उसकी वजह से इस पॉइंट पर क्या होगा, देखिए ये भी पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज। अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो इस तरफ क्या आएगा, DE लगेगा। एक चूंकि एलिमेंट की वजह से लगा है तो DE आएगा। सिमिलरली मैं अगर ये भी बोलूं कि नीचे भी एक एलिमेंट हम ले लेते हैं इस तरीके से, ये भी एक एलिमेंट है, तो इसकी वजह से जो आपका इस पॉइंट के ऊपर जो फील्ड होगा वो किस तरफ होगा, यहाँ पर भी DE होगा। अब अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा, अगर ऐसा है या फिर इसकी भी बात करें तो ये सिमेट्रिकल फिगर है तो ये भी थीटा होगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। अब इस DE वेक्टर का 2 कंपोनेंट होगा, एक कंपोनेंट इस तरफ जिसको हम बोलेंगे DE cos थीटा और एक कंपोनेंट इस तरफ होगा जिसको हम बोलेंगे DE sin थीटा। मेरे ख्याल से यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हमने इस कंपोनेंट को तोड़ा है 2 पार्ट में, एक नीचे की ओर DE cos थीटा और ऊपर की ओर DE sin थीटा। सिमिलरली ये जो नीचे वाला कंपोनेंट है इसको भी हम 2 पार्ट में तोड़ेंगे। एक तरफ क्या होगा DE cos थीटा और इस तरफ क्या आएगा DE sin थीटा। अब देखिए अपोजिट, इक्वल एंड अपोजिट अगर कोई वेक्टर होता है तो उसको हम क्या करते हैं, कैंसल आउट कर देते हैं। तो इन 2 पर्टिकुलर जो अपोजिट चार्जेस थे या मैं बोलूं अपोजिट प्लेस पर जो चार्जेस रखे हुए थे उनकी वजह से जो नेट इंपैक्ट है वो क्या है, वो आया 2DE cos थीटा। समझ में आ रहा है। अगर ऐसे ही मैं पूरे इस सर्कल को 2 भाग में डिवाइड कर दूं तो ऊपर वाले पार्ट की वजह से नीचे की ओर कुछ आएगा DE cos थीटा और इस नीचे वाले पार्ट की वजह से ऊपर कुछ आएगा DE cos थीटा, और सबको जब हम समेशन करके इंटीग्रेट करेंगे तो जो वैल्यू आपके बोर्ड पर लिखी गई है ये आपके डेरिवेशन में आएगा। तो ये जो हमारा फॉर्मूला है ये इसी डेरिवेशन से आता है। डेरिवेशन CBSE क्लास 12 में इसका नहीं है, लेकिन कई बार इसी से रिलेटेड कुछ सवाल आ जाते हैं या फिर हम लोग जो अगला कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे पोटेंशियल का, उस पोटेंशियल में हमारे इसके डेरिवेशन है तो वहां पे मैं इसे और क्लैरिटी से आपको समझा दूंगा। वैसे वो आप लोग अंडरस्टैंड कर गए होंगे कि ये DE cos थीटा जो कंपोनेंट है इसको हमें इंटीग्रेट करना है। पिछले वाले डेरिवेशन में ध्यान है cos थीटा हमने कैसे निकाला था, cos थीटा निकाला था बेस अपॉन हाइपोटेनस से, तो ये आपका थीटा है, ये परपेंडिकुलर, ये बेस अपॉन हाइपोटेनस cos थीटा का टर्म्स आया था। तो इस तरीके से जब आप सॉल्व करोगे तो ये पर्टिकुलर एक फॉर्मूला है जो आसानी से वहां पे बनता हुआ दिखाई देता है। और वही जो r टर्म है cos थीटा का जो r है वो ऊपर दिखाई दे रहा है और नीचे के अंदर 3/2 है। 3/2 कहां से आया होगा, एक तो अंडर रूट का आया होगा
वैल्यू और एक बाहर जो cos थीटा वाला, तो कुल मिला के 3/2 बनेगा। अगर डाउट हो रहा है तो मेरा जो प्रीवियस लेक्चर है उसका जो सेकंड पार्ट है उस पार्ट को जाके एक बार आप देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा कि ये फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ होगा। और बाकी कोशिश करते हैं अभी समझने का कि ये जो पर्टिकुलर रिंग था इसकी वजह से कैसे एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर आपका जो नेट फील्ड है उसको देखते हैं। अब देखिए ये पर्टिकुलर पॉइंट है, ये हमारा रिंग है। इस छोटे से एलिमेंट, अगर यहाँ मैं कोई छोटा सा एलिमेंट लेता हूँ, इस एलिमेंट की वजह से नीचे की ओर एक कंपोनेंट आएगा, या फिर मैं ऐसे समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर ये मेरा रिंग है, इसकी वजह से एक नीचे की ओर कंपोनेंट आएगा, इसकी वजह से ऊपर की ओर कंपोनेंट आएगा, और जो कंपोनेंट आए हुए इस कंपोनेंट का जो कॉस कंपोनेंट होगा वो तो ऐड हो जाएगा, लेकिन जो साइन कंपोनेंट होगा वो आपस में एक दूसरे को क्या कर देगा, कैंसिल आउट कर देगा। और इसी तरीके से जब आप इस पूरे डेरिवेशन को, इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो ये आसानी से आ जाता है। जिसमें कुछ टर्म्स लिखे हुए हैं, Q इज इक्वल टू टोटल चार्ज है, A जो है वो रेडियस ऑफ सर्कल है, R इज द डिस्टेंस फ्रॉम सेंट्रल पॉइंट टू एनी पॉइंट ऑफ द एक्सिस ऑफ द यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सर्कुलर रिंग। आज का जो हमारा तीसरा टॉपिक है दैट इज डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड। अब देखिए एक्सटर्नल फील्ड क्या है और यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड क्या है, पहले से समझते हैं। एक्सटर्नल फील्ड मतलब कोई एक पॉजिटिव चार्ज, कोई बड़ा सा पॉजिटिव चार्ज अगर कहीं दूर रखा हुआ है तो उससे निकलने वाले फील्ड जब थोड़े दूर आ जाते हैं तो उनके बीच की जो दूरी है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाती है। इस तरह के फील्ड जो काफी दूर चार्ज प्रेजेंट हो और उसका जो करस्पॉन्डिंग फील्ड होता है उसका अगर एक पार्ट हम इस तरीके से निकाल लें तो वो पैरेलल लाइंस की तरह दिखाई देता है। और वो पैरेलल लाइंस जो कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, द डिस्टेंस बिटवीन द फील्ड लाइंस आर इक्वल, उस तरह के फील्ड को हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड कहते हैं। और उस यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड में अगर एक डाइपोल को हम इस तरीके से रखते हैं, डाइपोल मतलब जहां पे एक नेगेटिव चार्ज हो, एक पॉजिटिव चार्ज हो और उसके बीच की दूरी क्या होनी चाहिए, 2L होनी चाहिए। तो इस तरीके से अगर हम किसी फील्ड को रखते हैं तो देखते हैं क्या होता है, एंड देन विल ट्राई टू डिराइव द फार्मूला ऑफ टॉर्क ऑन द डाइपोल। बहुत ही सरल सा कॉन्सेप्ट है, देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। अब देखिए अगर ये यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड है, इसका मतलब फील्ड ओरिजिनेट पॉजिटिव चार्ज से होता है और वो कहां पे जाके एंड होता है, नेगेटिव चार्ज। इसका ये मतलब है कि इस तरफ कोई बहुत बड़ा सा पॉजिटिव Q चार्ज प्रेजेंट है जहां से फील्ड नेगेटिव Q चार्ज की ओर प्रोपागेट कर रही है, एक नेगेटिव Q चार्ज की ओर प्रोपागेट कर रही है। अगर ऐसा है तो उसके प्रेजेंस में जब हम इस फील्ड को डालेंगे तो ये चार्ज क्या है, दिस इज माइनस चार्ज, माइनस चार्ज। और इस तरफ कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। ये इसको अपनी ओर क्या करेगा, खींचेगा। किस फोर्स से खींचेगा, द फोर्स बाय व्हिच इट विल अट्रैक्ट टुवर्ड्स this charge will attract this negative charge toward itself is -F। Similarly यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर पॉजिटिव Q है, इस पॉजिटिव Q से अगर उस तरफ धक्का लग रहा है, धक्का नहीं लगेगा एक्चुअली, ये चार्ज इसको अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है, अट्रैक्ट करेगा तो इस पर जो चार्ज आएगा वो क्या आएगा, +F। ये जो फील्ड है इसकी वैल्यू क्या है, कैपिटल E है। तो आप जानते हैं कि फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है, चाहे वो पॉजिटिव फोर्स हो या नेगेटिव फोर्स हो, वो QE के बराबर होने जा रहा है। वेयर फील्ड का डायरेक्शन इज द डायरेक्शन ऑफ, तो ये मैग्नीट्यूड आपको फोर्स का निकल गया। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है टॉर्क। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ फोर्स, एक्सिस ऑफ फोर्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब फोर्स कितना है, तो फोर्स QE के बराबर है इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो आप थोड़ा ठीक से देखिए, इस फोर्स का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो ये होगा, ये क्या होगा देखते हैं। इफ दिस इज P देन दिस, या मैं इसे 2L बोलूं तो 2L का ये वाला कंपोनेंट क्या कहलाएगा, 2L cos थीटा, और ये वाला कंपोनेंट क्या कहलाएगा, 2L sin थीटा। तो इस हिसाब से मुझे यहाँ क्या मल्टीप्लाई करना चाहिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, इस फोर्स का ये तो लाइन वाला है, इसके परपेंडिकुलर यानी ये डिस्टेंस, तो मुझे यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई कर देना चाहिए, 2L sin थीटा। थोड़ा ध्यान से देखिए, Q इनटू ये 2L एक साथ लिख दिया और यहाँ लिख रहा हूँ E sin थीटा। Q इनटू 2L, आपको पता है Q इनटू 2L क्या होता है, स्मॉल p दैट इज डाइपोल मोमेंट, जिसको हमने यहाँ पर दर्शाया भी है, तो किसके बराबर होता है, Q इनटू ट्वाइस ऑफ L के बराबर। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, P E
साइन थीटा, और टॉर्क का जो फॉर्मूला है वो PE साइन थीटा। और इस PE साइन थीटा को आप जानते हैं A क्रॉस B जब हम लिखते हैं, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन क्रॉस प्रोडक्ट, क्लास 11th में आपने पढ़ा हुआ है इसको। A क्रॉस B जब हम लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? AB साइन थीटा। तो क्या मैं AB साइन थीटा को A क्रॉस B लिख सकता हूं? तो क्या मैं इसे P क्रॉस E लिख सकता हूं? और टॉर्क का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है? P क्रॉस E। तो ये फॉर्मूला आपको क्या होना चाहिए? ध्यान होना चाहिए। टॉर्क कैसे कैलकुलेट करते हैं? डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन है। और टॉर्क का फॉर्मूला क्या? फोर्स कैसे निकाला, उसको रिप्लेस किया, डाइपोल मोमेंट को रिप्लेस किया, P sin थीटा और टॉर्क इज इक्वल टू P क्रॉस E। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आपको ध्यान रखना चाहिए। अब हम इसके अंदर 3 केसेस देखेंगे। वो 3 केसेस क्या है और उसके क्या मतलब है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए समझना। उसको हम लोग नेक्स्ट समझते हैं। हमने टॉर्क का 2 फॉर्मूला देख रखा है, एक टॉर्क इज इक्वल टू PE sin थीटा और दूसरा होता है टॉर्क इज इक्वल टू P क्रॉस E, जो कि एक वेक्टर प्रोडक्ट है। किसका किसका? डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। अब इसके ना 3 केसेस देखिए। अब देखिए पहला केस क्या है? द केस 1, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। अब देखिए थीटा 0 डिग्री होगा, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है मैं छोटे छोटे डायग्राम के टर्म्स में ना इसको रिप्रेजेंट करता हूं। ये अगर आपका मान लीजिए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और थीटा 0 डिग्री का मतलब होता है कि आपका पॉजिटिव चार्ज यहां रखा हुआ है, और थीटा 0 डिग्री का मतलब होता है पॉजिटिव चार्ज यहां रखा हुआ है और नेगेटिव चार्ज यहां रखा हुआ है। इस तरीके से आपका डाइपोल यहां पर फिक्स्ड है, ठीक है। ये आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसकी वैल्यू E है, और ये जो डाइपोल मोमेंट है, डाइपोल मोमेंट हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव जाता है जिसकी वैल्यू P है, और थीटा का 0 डिग्री है। अगर ऐसा हुआ तो टॉर्क क्या होगा? टॉर्क की वैल्यू क्या होती है? PE sin थीटा साइन ऑफ 0 डिग्री। साइन ऑफ 0 डिग्री क्या होता है? साइन 0 होता है 0, तो टॉर्क की वैल्यू क्या हो गई? 0 हो गई। टॉर्क की वैल्यू 0 का क्या मतलब है? टॉर्क की वैल्यू 0 का मतलब है कि अगर इस तरह के एक्सटर्नल फील्ड में डाइपोल कुछ इस तरीके से रखा गया है तो इसके ऊपर कोई रोटेशनल मूवमेंट नहीं होगा। रोटेशनल मूवमेंट नहीं होने का कारण क्या है? इस तरफ क्या है? यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर क्या है? पॉजिटिव चार्ज। अगर ये नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज के करीब है तो वो उसको अट्रैक्ट कर रहा होगा, और ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज के करीब है वो अट्रैक्ट कर रहा होगा। अट्रैक्ट करेगा तो वो ऐसे मूवमेंट करेगा नहीं, सीधे सीधे मूवमेंट करेगा और वो इस तरीके से अपने आप को अलाइन कर लेगा। इस तरह का जो अलाइनमेंट होता है इसको हम कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है जहां पर ये नेगेटिव चार्ज जो है वो पॉजिटिव पोल की ओर है और पॉजिटिव चार्ज जो है वो नेगेटिव पोल की ओर है। इस तरीके के अलाइनमेंट में इसको स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। तो टॉर्क 0 जब होता है तो इसको क्या बोलते हैं? स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। अब देखिए केस 2 क्या है। अब हमारा केस 2 है जब थीटा क्या हो जाए? 90 डिग्री। अब अगर थीटा 90 डिग्री होगा तो क्या हो जाएगा? PE sin थीटा साइन ऑफ 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री क्या होता है? 1 होता है, यानी टॉर्क इज इक्वल टू PE। ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, ये टॉर्क मैक्स भी कहलाता है। टॉर्क मैक्स मतलब मैक्सिमम टॉर्क। अब देखिए इसको भी हम डायग्रामेटिकली समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे रखा हुआ है अरेंजमेंट में। अब देखिए इस तरफ क्या है? इस बार पॉजिटिव Q है और इस तरफ क्या है? नेगेटिव Q है। सॉरी, ये जो आपका अरेंजमेंट है वो कुछ ऐसा अरेंजमेंट है जहां पर यहाँ पे आपके पास क्या रखा हुआ है? पॉजिटिव Q है, और यहाँ पे आपके पास क्या रखा हुआ है? नेगेटिव Q है, और जो एंगल है वो कितना बन गया? 90 डिग्री बन गया। ये आपका P है और ये E है। इस तरह के अरेंजमेंट में इस तरफ चूंकि नेगेटिव चार्ज है और इस तरफ चूंकि पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव Q चार्ज के ऊपर फोर्स इस तरफ लगेगा और नेगेटिव Q चार्ज के ऊपर फोर्स इधर लगेगा। तो इस पर्टिकुलर डाइपोल का मूवमेंट क्या होगा? ये पॉजिटिव चार्ज उधर भागना चाहेगा और नेगेटिव चार्ज इधर आना चाहेगा, सो दैट ये ऐसे अपने आप को परपेंडिकुलर से 0 डिग्री पे अलाइन कर ले। ये इसके ऊपर जो मैक्सिमम टॉर्क लग सकता है उसकी वैल्यू क्या होगी? P क्रॉस E होगी। और जो आपका केस 3 है, केस 3 इज इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगर थीटा 180 डिग्री है तो टॉर्क क्या होगा? PE साइन ऑफ 180। साइन 180 क्या होता है? टॉर्क PE 180 डिग्री। अगेन ये क्या होगा? 0। लेकिन 180 डिग्री होगा तो टॉर्क तो 0 होगा। साइन 180 में टॉर्क 0 होगा, लेकिन जो अरेंजमेंट है वो कैसा होगा उसको थोड़ा देखते हैं।
अरेंजमेंट कुछ इस प्रकार से होगा कि आपका जो अलाइनमेंट है उसमें ये जो आपका पॉजिटिव चार्ज है वो यहाँ है और नेगेटिव चार्ज यहाँ है, ये आपका डाइपोल है। ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव। अब आप बताइए क्या ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है? ये पॉजिटिव पॉजिटिव को धक्का लगा रहा है और ये नेगेटिव नेगेटिव को धक्का लगा रहा है, जिसकी वजह से इसकी टेंडेंसी होगी कि ये इस तरफ घूम के आ जाए और इसकी टेंडेंसी होगी ये इस तरफ घूम के आ जाए, और ये जो कॉन्फ़िगरेशन होगा इसको हम क्या बोलेंगे? अनस्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। इसको हम अनस्टेबल कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। तो ये तीन केस हैं, इन तीनों केसेस को आपको ध्यान रखना है, जहां पे थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री को स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, 90 डिग्री जो होता है उस पे मैक्सिमम टॉर्क लगता है, और अगर थीटा आपका 0 डिग्री हो तो इसको हम अनस्टेबल कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। तो टॉर्क आपको समझ में आ गया होगा, ये दो फॉर्मूले ध्यान रखना और इसके लिए तीन केसेस आपको ध्यान रखने। इसके ऊपर कई बार सवाल पूछा जाता है, सीबीएसई के ऊपर, सीबीएसई बोर्ड्स में इसके ऊपर कई बार सवाल पूछा हुआ है। तो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिएगा और इसके ऊपर एक आध न्यूमेरिकल जरूर लगाइएगा। आपके एनसीईआरटी बुक में भी इसके ऊपर न्यूमेरिकल दिया हुआ है, उन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करिए और जो हमारा अगला टॉपिक है दैट इज वर्क डन, उसको हमको कैलकुलेट करने की कोशिश करें। आज की वीडियो का ये हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट है दैट इज वर्क डन ऑन अ डाइपोल। वर्क डन क्या होता है? आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, क्लास 9 में आपने पढ़ा है, आपने पिछले साल क्लास 11th में भी पढ़ा हुआ है कि वर्क डन क्या होता है। वर्क डन निकालने का दो ही फार्मूला होता है, दोनों फार्मूले को पहले हम लिख लेते हैं। डिफरेंशियल वर्क डन dw कैन बी रिटन एज f डॉट ds, जिसको हम f ds cos थीटा भी बोल सकते हैं, ये dw है। सिमिलरली डिफरेंशियल वर्क टॉर्क के टर्म में अगर हम लिखें तो इसे हम क्या लिखेंगे? dw इज इक्वल टू torque into d theta, where what is torque? Torque is the moment of force and d theta is the angular displacement. अब इन दोनों बातों का ख्याल रखते हुए हम वर्क डन की वैल्यू को निकालने की कोशिश करते हैं। तो अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा torque इज इक्वल टू क्या होता है? PE sin थीटा होता है। अब अगर कोई पर्टिकुलर जो आपका डाइपोल मोमेंट डाइपोल है वो कुछ इस प्रकार से रखा हुआ है, ये आपका पॉजिटिव क्यू है, ये नेगेटिव क्यू है, और इस तरीके से अगर आपका डाइपोल रखा हुआ है, इधर पॉजिटिव चार्ज है और इस तरफ नेगेटिव चार्ज है, तो आप बताइए कि फोर्स किधर लगेगा? इसके ऊपर फोर्स यहाँ लगेगा और इसके ऊपर फोर्स यहाँ लगेगा। अगर ऐसा हुआ तो ये इस तरह से रोटेट करेगा तो हम लोग रोटेशन होगी, ये जाएगा कहाँ तक? रोटेट होके ये कुछ इस तरह से अपने आप को ओरिएंट करेगा, इस तरफ पॉजिटिव क्यू हो जाएगा और इस तरफ नेगेटिव क्यू, जो कि स्टेबल इक्विलिब्रियम है। अभी जस्ट लास्ट टॉपिक के अंदर मैंने आपको समझाया था। तो अगर मैं पहले वाली की बात करूं, थीटा 1 की बात करूं, तो थीटा 1 क्या होना चाहिए? थीटा 1 90 डिग्री होना चाहिए, और थीटा 2 बाद वाला जो थीटा है वो कितना होना चाहिए? 0 डिग्री होना चाहिए। इसको ध्यान में रखते हुए हम डेरिवेशन करते हैं। dw इज इक्वल टू कैन आई राइट टॉर्क इनटू d थीटा, पे थीटा कहां से कहां जाएगा? थीटा 1 से थीटा 2। अब ये जो डिफरेंशियल वर्क है इसको भी हम इंटीग्रेट करते हैं, तो ये थीटा 1 से थीटा 2 जा रहा है, तो इस तरफ हम क्या लिखेंगे? टॉर्क की जगह क्या लिख सकते हैं? PE sin थीटा, और sin थीटा कहां से कहां इंटीग्रेट हो रहा है? थीटा 1 से थीटा 2, जो कि एक एग्जांपल के फॉर्मेट में हमने क्या लिया हुआ है? इस तरह का एग्जांपल लिया है। अब वर्क डन कैन बी रिटन एज PE इंटीग्रेशन ऑफ sin थीटा फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2। अब इसको हम क्या लिखेंगे? PE sin थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? cos थीटा। cos थीटा आपने यूं लिख दिया, और जो लिमिट्स हैं वो कहां से कहां तक हैं? थीटा 1 से थीटा 2 तक। तो वर्क डन इज इक्वल टू आप क्या लिखोगे? PE cos ऑफ थीटा 1 माइनस cos ऑफ थीटा 2, और ये जो आपका फॉर्मूला बनता है ये वर्क डन का फॉर्मूला है। वर्क डन इज इक्वल टू PE cos ऑफ थीटा 1 माइनस थीटा 2, where what is थीटा 1? थीटा 1 is the angle at which initially the dipole is ओरिएंटेड, और थीटा 2 क्या है? फाइनली जो ओरिएंटेशन होने जा रहा है, जो कि एग्जांपल में हमने थीटा 1 और थीटा 2 की वैल्यू अगर ये हम लेते हैं तो वर्क डन की वैल्यू क्या होगी उसको भी हम निकाल लेते हैं। वर्क डन इज इक्वल टू होगा PE cos ऑफ 90 डिग्री माइनस cos ऑफ 0 डिग्री। आपको पता है cos ऑफ 90 डिग्री क्या होता है? cos ऑफ 90 डिग्री 0, ये होगा 0 माइनस 1, और वर्क डन क्या निकल के आएगा? P और P डॉट E एक्चुअली में, और वर्क डन क्या होगा? वर्क डन विल बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ PE। तो ये आपका नेगेटिव PE विल बी योर वैल्यू फॉर दिस पर्टिकुलर ओरिएंटेशन। और इसको अगर थीटा ये नहीं है तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं PE cos थीटा।
अगर एक जनरल टर्म्स में लिखा जाए तो इसे PE cos थीटा और वर्क डन कैन बी रिटन एज P डॉट E, ये भी हम लिख सकते हैं। तो ये कुल 3 फॉर्मूले हैं जो आपको ध्यान होना चाहिए। अगर इन दोनों में से कोई एक भी एंगल 0 हो गया तो आप इसको जनरली cos थीटा लिख सकते हैं। cos थीटा इज द एंगल बिटवीन मोमेंट ऑफ डाइपोल एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, उसके बीच का जो एंगल है दैट इज नोन एज थीटा, और उसका cos हम ले लिए तो इसे हम W = P डॉट E भी लिख सकते हैं। स्टार्टिंग से अगर मैं आपको बताऊं तो आज की क्लास में हमने क्या क्या समझा है। सबसे पहली चीज जो आज हमने समझी है दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इन अ पर्टिकुलर डाइपोल। एक डाइपोल की वजह से किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना हो तो उसका फॉर्मूला क्या होता है वो हमने देख लिया। दूसरी बात जो आज हमने सीखी है वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पर्टिकुलर पॉइंट बिकॉज ऑफ अ रिंग। एक रिंग की वजह से एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है वो भी निकालना हमने सीखा है, उसका हमने फॉर्मूला भी देखा है। तीसरा जो कॉन्सेप्ट आज हमने सीखा है कि एक्सटर्नल फील्ड में अगर डाइपोल को रख दिया जाए तो वो डाइपोल के ऊपर टॉर्क क्या होता है और उस डाइपोल के ऊपर वर्क डन कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये सारा कुछ आज हमने सीखा है। अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं तो इसे लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को जरूर दबाइए सो दैट कि मैं कोई भी नई वीडियो अगर डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक